बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, आज का शो आगाज़ करते हैं उस बात से जो ज़बान ज़द आम है, क्योंकि इस वक्त उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कोई भी नहीं है। भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया, उसके बाद जो असरात हैं यहाँ पर, बारिश के बाद जो असरात हैं उनका जिक्र करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान को बड़ी हद तक मुतासर कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान और KP में सैलाबी लहरों ने बड़ी तबाही मचा दी है। और अब भारत की तरफ से भी जो पानी छोड़ा गया है, दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सियालकोट में हेड मराला बैराज पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद है और दरियाए चिनाब पर पानी का बहाव 9 लाख क्यूसिक से ज्यादा है। हेड मराला बैराज पर पानी की गुंजाइश 11 लाख क्यूसिक है और दरियाए रावी में कोट नैना के मकाम पर हाई फ्लड 2.5 लाख क्यूसिक का रैला पहुंच गया है। और भारत ने रावी, चिनाब और सतलुज में पानी के बड़े बड़े रैले छोड़ दिए थे और शाहदरा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मसाजिद में ऐलानात किए गए हैं, लोगों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। और उधर पंजाब में दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर अहम फैसला किया गया है कि लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में जिला इंतजामिया की इमदाद के लिए फौज तलब की गई है। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सिविल इंतजामिया की इमदाद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौज तलब कर ली गई। जी हाँ, महकमा दाखिला पंजाब ने फौज की तैनाती के लिए वफाकी वजारत दाखिला को मरासला भी लिख दिया। और दूसरी तरफ जिला सियालकोट के तमाम जो तालीमी इदारे हैं वो आज बंद रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर के ऐलान के मुताबिक जिला सियालकोट के तमाम जो तालीमी इदारे हैं उन्हें बंद रखने का फैसला किया गया है। जो हंगामी सूरत हाल है उसके पेश नज़र करतारपुर और गुरुद्वारा की अगर बात करें तो वहाँ भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। करतारपुर के करीब दरिया रावी का हिफाजती बंद टूटने से सैलाबी पानी वहाँ पर दाखिल हुआ है। इसी पर हमने बात करनी है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ज़ारा हसन साहिबा, NDM एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा साहिबा, सुबह खैर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पंजाब में ये जो सैलाबी सूरत हाल है, दरियाओं में अब तक की क्या सूरत हाल है, आपकी इत्तलात क्या है? और तमाम जो इदारे हैं एक पेश पर हैं, किसी किस्म की खतरनाक सिचुएशन का सामना तो नहीं करना पड़ सकता? जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अभी देखें जैसे कि हम लोग 8वें स्पेल से गुजर रहे हैं और वैसे ये टेपर ऑफ हो रहा है 8वां स्पेल, लेकिन इसके ईस्टर्न जो साइड पे दरिया है, खास तौर पे चिनाब, रावी और सतलुज, इस पे काफी असरअंदाज हुआ है। इन दरियाओं में तुगयानी हुई है। पिछले हम 24 घंटे से इसको सिचुएशन को जो है वो लगातार इसके लेवल को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी जो मराला जो है, ये जो चिनाब का पहला हेडवर्क है, ये 7 लाख से जो है इसने क्रॉस किया है, जो कि एक हिस्टोरिक सर्ज किया है। 9 लाख तक इसका सर्ज गया है रात को। और अभी लेकिन ये डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है। इसके नीचे जो हेडवर्क्स हैं जिसमें खानकी और कादराबाद ने, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड पे हैं। तो जैसे कि बारिशें जो हैं वो एक नया स्पेल भी आएगा 29 से। और आपको पता है ये पूरा एरिया जो है सैचुरेटेड हुआ है। इसके साथ साथ इंडियन साइड पे, यानी कि जो जम्मू की साइड है, वहां पे भी जो है वो 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। और पाकिस्तान साइड पे 300 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की गई है सियालकोट में सिर्फ। तो ये दोनों मिलके फैक्टर्स जो हैं, और इसके साथ साथ इंडियन डैम सारे भरे हुए हैं। अपनी कैपेसिटी 90% कैपेसिटी को वो क्रॉस कर चुके हैं। आपने सुना होगा न्यूज में भी कि पोंग डैम जो है उसका एक गेट जो है वो भी डैमेज हुआ है, ब्रीच हुआ है, जिसकी वजह से वो फ्लो जो है वो JS वाला में, गंडा सिंह वाला में जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा क्यूसेक जो है वो रात को आया है। तमाम इस टाइम जो हेडवर्क्स हैं, चाहे वो रावी हो, चिनाब और सतलुज हो, वो एक्सेप्शनली हाई कैटेगरी फ्लड में आ रहे हैं। और हमने ये तमाम डिटेल्स जो UC जो है अंडर थ्रेट है, रिस्क में है, ये डेटा सेट जितना भी है हम लगातार अपने मुतल्लिका अदारों के साथ, PDMS के साथ, लोकल इंतजामिया के साथ, रेस्क्यू के साथ शेयर कर रहे हैं ताकि हम एक एफिशिएंट रिस्पॉन्स जो है वो दे सकें। बिल्कुल। और ज़ारा ये बताइएगा कि अब तक जानी नुकसान के हवाले से तो जो चेयरमैन NDM में हैं उन्होंने बताया कि इस साल मानसून से 800 अमवात और 1100 से ज़्यादा जख्मी हैं। जानी नुकसान का तखमीना तो लगाया गया है, माली नुकसान का भी कोई तखमीना लगाया गया है? जी बिल्कुल, हमारी एक सिचुएशन रिपोर्ट जो है वो कंपाइल की जाती है। देखिए ये जो 800 की अमवात देखी गई हैं, ये ज्यादा जो पिछले जो स्पेल्स हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित की साइड पे जो है ये अमवात उनके रिकॉर्ड की वजह से हुई है। अभी चूंकि हम जो है 8वें स्पेल पे हैं और आगे एक स्पेल और मुतवक्के कर रहे हैं, तो ईस्टर्न साइड में जो है फिलहाल हमने कोई मेजर जो है कैजुअल्टी नहीं देखी है। लोगों को एवैक्यूएट कराया जा चुका है। और मजीद जो डिटेल्स हैं, जितनी भी चाहे वो लाइफ स्टॉक की डिटेल्स हो, कितनी डैमेज हुई है, चाहे वो एग्रीकल्चर की डिटेल हो, ये हमारी सिचुएशन रिपोर्ट में शामिल की जाती है तमाम प्रोविंसेस से हासिल करके और हमारी वेबसाइट पे शामिल है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़ारा साहिबा, ये जिस तरह से आपने बताया कि ये जो 8वां स्पेल है इसके तहत बारिशें होंगी, इसके बाद मजीद जो स्पेल्स हैं वो भी इतने ही खतरनाक हो सकते हैं जिस तरह से ये 7वां और 8वां स्पेल रहा है? नहीं जी, होपफुली वो मॉडरेट लेवल के होंगे, लेकिन वो भी इंडियन साइड पे और पाकिस्तान के इसी रीजन में नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे रहेंगे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है वो मॉडरेट होगी। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि हमारी तैयारी जो है वो एफिशिएंट होनी चाहिए, मुकम्मल होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो करंट स्टेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तमाम दरिया जो हैं वो एक्सेप्शनली हाई में, तो डेफिनेटली उसका एक लैग टाइम है और उन्होंने नीचे हेडवर्क्स पे मूव करना है और उसके साथ बारिशें भी जो है वो कपल हो जाएंगी। तो हमें इस चीज को जो है वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमने मजीद एफिशिएंट रहना है और विजिलेंट रहना है। बिल्कुल। ये बताइएगा ज़ारा, 8वां स्पेल आपने बताया, क्या ये आखिरी स्पेल होने वाला है? नहीं जी, इसके बाद एक और स्पेल जो है वो मुतवक्के है, जो कि 29 को यानी इसी माह की 29 तारीख को उसका आगाज होगा और वो इन्हीं मकामात पे होगा जिसमें यही एरिया नॉर्थ ईस्टर्न साइड के होंगे, पंजाब के पीर पंजाल होंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के कुछ मकामात पर जो है ये सिस्टम मॉडरेट लेवल का होगा। ठीक है। अच्छा ज़ारा साहिबा, गुज़िश्ता रोज़ भी चेयरमैन NDMA ने ये बताया कि आइंदा साल जो मानसून है वो मज़ीद ख़तरनाक होगा और हम देख रहे हैं कि जो माहौलियाती तब्दीली है उससे मुतासरा ममालिक में हम पहले नंबर पर हैं। दुनिया भर में हम अपना केस किस तरह से महफूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रीन गैसेज में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो 0.98% है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। पाकिस्तान जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूटर नहीं है, बल्कि वो सफर कर रहा है और हमारे जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो क्लाइमेट चेंज जो है वो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी बन चुका है, यानी कि इसमें वेरिएशन हर साल इतनी ज्यादा है कि उसकी प्रेडिक्शन, इस पे काफी गौर व फिक्र की जरूरत है। चूंकि NDMA ने तमाम टेक्नोलॉजीज का जो है वो उनको इख्तियार किया है, तमाम सैटेलाइट की मदद से जो है हमने जो इस साल की प्रेडिक्शन की थी आज से 6 महीने पहले, ये वैसे ही मटेरियलाइज हो रहा है और बिल्कुल अगले साल जो है ये 22% जो है वो मजीद जो है वो इसमें हम वेरिएशन देख रहे हैं, ये इंटेंस हो सकता है। और अभी भी इस साल जो हमने इवेंट्स देखे हैं, आप देख रहे होंगे कि वो जो एक रिवर राइन का कॉन्सेप्ट जो चलता रहता था, अभी वो बहुत इंटेंस नेचर का आ गया है। हाँ। इस साल के आगाज में मूनसून में हमने लोकलाइज फ्लडिंग के पैटर्न्स देखे हैं, जो कि क्लाउड बर्स्ट की सूरत में, जो कि फ्लैश फ्लडिंग की सूरत में या टोरेंशियल रेन की सूरत में जो है डिफरेंट डिजास्टर जो है उसमें ट्रांसफॉर्म हुई। राइट। तो ज़ारा, 1988 में बताया गया था कि इस कदर शदीद सैलाब था, तुग़यानी थी दरियाओं में, रिवरेंट आपने जिक्र किया कि जो रेले देखे जा रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। इससे पहले जो है बहुत देर पहले ऐसी सूरत हाल का सामना था। तो क्या आप इस बात की तस्दीक करते हैं 1988 के बाद हमें ऐसी किसी सूरत हाल का सामना नहीं था जिसमें इस कदर शदीद तुग़यानी हो दरियाओं में? जी बिल्कुल, हमने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1988। इसका पैटर्न कुछ हद तक 1988 से मिलता है, लेकिन ये 2014 की फ्लड से जो है इसका पैटर्न ज्यादा मिलता है। हम उसका एक मुकम्मल हमने एनालिसिस किया है, वो चिनाब की साइड पे जो कि इस साल भी हम देख रहे हैं वही एक्सटेंट जो है मटेरियलाइज हो रही है। लेकिन 2014 में और 1988 में जो है उसकी एक्सटेंट का फैलाव इतना ज्यादा नहीं था। और आपने उसमें स्ट्रैटेजीज भी देखी होंगी कि उसमें किस तरह पानी के रुख को जो है वो कैनाल्स में लेके ब्रीचेस की सूरत किया गया था, ताकि हम जो भी हमारे डेंस पॉपुलेटेड एरिया हैं उनको हमने मिटिगेट किया था, रेस्क्यू किया था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपने इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे हमें आगाह किया। और बताया जा रहा है जो ज़ारा साहिबा हैं उनकी जानिब से कि 1988 और 2014 में जिस कदर सैलाब था उसका फैलाव इतना नहीं था। इस बार जो है कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें सामने देखने में आ रही हैं। ज़ारा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और हम देख रहे हैं कि सैलाबी पानी और जो सूरत हाल इस वक्त पे डेवलप हो रही है उसकी वजह से जो लोग इन रिवर बेड पे मौजूद हैं उनको जल्द अज जल्द जो है यहाँ से निकल जाना चाहिए, अपनी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। और अब रेस्क्यू के इंतजामात के हवाले से बात कर लेते हैं। डॉक्टर रिजवान नसीर, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, सूरत हाल है क्या? खास तौर पर पंजाब, शकरगढ़ और कसूर में सबसे ज़्यादा पानी अभी हम देख रहे हैं, रिपोर्ट हो रहा है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है और इसके साथ साथ ये कि आवाम को महफूज रखने के लिए इकदाम क्या क्या किए जा रहे हैं? जी
इस वक्त जो है, चूंकि हमने एक प्रिपेयर्डनेस का सिलसिला पहले किया था, हमने कुछ एक्सरसाइजेज थी जो पहले से कर ली थी ताकि अपना हम इक्विपमेंट और सारी चीजें चेक कर लें। दूसरा जो इस बार बहुत अच्छा रहा वो ये था कि जिस जिस इलाके में थे, क्योंकि खसूसी तौर पे ये लोग ज्यादातर रिवर बेड में हैं या नाला के जो रास्ता जाता है उसमें थे, तो वहां से सारे लोगों को टाइमली इवैक्यूएट कर लिया गया। कल रात से हमारा एक बड़ा डिफिकल्ट वो रहा, क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड हेडमराला, उसके बाद डेग में, इसी तरह नाला डेग के अंदर नारोवाल के एरिया में कल रात सारी रात, और सियालकोट में भी इसी तरह 400 मिलीमीटर से ज्यादा जो बारिश हुई है उसने एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट की। लेकिन वहां पे भी टाइमली अनाउंसमेंट्स, और उसके साथ हमने तकरीबन कल रात को 5815 जो लोग हैं नारोवाल और ये हमारे जो ज्यादातर सियालकोट में जो हमारा सारा एरिया है वहां से हमने लोगों को निकाला। कई कॉल्स आती नहीं हमें, जहां पे भी आती थी वहां पे इवन नाइट ऑपरेशन भी परफॉर्म किया। हमारी कोई 421 बोट जो थी वहां पे इस वक्त काम कर रही थी, और हमने तकरीबन इस वक्त तक मिला के कोई 32,000 से ज्यादा लोगों को जो है हम इस वक्त तक निकाल चुके हैं और वहां से ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं, ताकि कोई भी इस किस्म के जो लोग लो लाइंग एरियाज में हैं उनको हम निकाल सके और उनको वहां से कर सके। मेजर जो ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है वो है सतलुज में, आपने देखा कि हाई फ्लड है, और उसके बाद वहां से, और उसके बाद फिर नीचे जो हमारा यहाँ का एरिया है जो सियालकोट और नारोवाल का, नाला डेग और उसके बाद चिनाब के अंदर जो है वहाँ पे सारी तरफ तैयारी है। और आगे भी जहाँ जहाँ पे वो जा रहा है जिन इलाकों को, जिस तरह सतलुज का जो है आगे कसूर के बाद हमारा एरिया है पाकपतन, इसी तरह जो बाकी एरियाज हैं उन सबको जो है हम इस वक्त सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर रिजवान ये बताइएगा कि आपने बताया कि एक्सपेक्टेशन थी जिसकी वजह से आप तैयारी कर रहे थे, तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, जिस मिकदार में पानी जो है वो आ रहा है, क्या ये एक्सपेक्टेशन एक्सीड कर रहा है या आप लोग पहले से तैयार थे कि इतना पानी आएगा? हमें चूंकि एक संडे को भी वार्निंग आ गई इंडिया से भी, उन्होंने कहा कि जी इस वक्त है, और उस वक्त खुद मैंने भी संडे को हेडमराला भी विजिट किया। अभी भी हम सियालकोट नारोवाल के जो एरियाज हैं उनको विजिट करके रात भी सारा यही ऑपरेशन जो इस वक्त हमारा चलता रहा है। तो हम इस वक्त जो है अल्लाह का शुक्र है कि जितनी भी कॉल्स आई हैं नारोवाल के अंदर भी उनको हमने रिस्पॉन्ड किया और उनको हमने वहां से निकाला। और इस वक्त जो सियालकोट के अंदर जो रात को एक आया बहुत काफी अमाउंट में पानी, और 400 मिलीमीटर सोचे और बारिश हो जाए और एक दिन में वो, तो फिर बहुत बड़ा एक मुश्किल बन जाता है सिचुएशन। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो भी वहाँ पे लो लाइंग एरियाज थे जहाँ पे भी पानी था वहाँ पे टाइमली हम लोगों ने सबको निकाल लिया। जिला इंतजामिया ने बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया, तो इसलिए वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई ऐसी अमवात की रिपोर्ट नहीं हुई। अल्लाह करे कि हालात बेहतर ही रहे। तो 5815 लोगों को रात को निकालना आसान काम नहीं था। बिल्कुल, लेकिन आई थिंक जितनी भी रेस्क्यू टीम है ठीक है। अच्छा, तो रात को भी हमारा बोट ऑपरेशन भी चलता रहा। 421 बोट्स हैं और तकरीबन हमारे बहुत सारे रेस्क्यूअर्स जो है इस वक्त उन पे कोड रेड हुआ हुआ है, तो सारे लोग इस वक्त 24 घंटे ड्यूटी के ऊपर है। और सो ये वाली सिचुएशन जो है इस वक्त चल रही है और वहाँ पे हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो इलाके अब तक बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, जिनका भी आपने जिक्र भी किया, क्या वहाँ पर कोई स्पेशल हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया हुआ है या फिर 1122 पर ही कॉल्स जो है वो मौसूल की जा रही है? देखिए, मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीका ये है कि आप ना, एक ही इमरजेंसी नंबर है पुलिस का, अगर खुदा ना खास्ता को क्राइम हो तो 15 है, और 1122 है जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इमरजेंसी नंबर दिया हुआ। ये अब सब सूबों में चलता है और सब जगहों पे है। तो जब भी आपको इमरजेंसी हो तो इमरजेंसी नंबर पे फौरन रख दी। तो इसलिए लोगों से जो मेरी सिर्फ एक अपील होगी खसूसी तौर पे, जो मैं आपके यहाँ से करना चाहूंगा, कि जो भी इस वक्त दरिया के बेड में बैठे हैं, पूरा साल अगर उन्होंने फसलें ले ली हैं, इस वक्त वहां से निकल जाएं। इस वक्त अगर वहां पे वो रहते हैं तो अपनी जान और माल को खतरे में डाल रहे हैं। मवेशी भी अपने अगर उन्होंने चराते रहे हैं तो इस वक्त निकल जाए उस एरिया से। को देखकर आ रहा हूँ, मैंने ये देखा है सारी सिचुएशन जो इस वक्त वहाँ पे चल रही है, तो इसलिए इस वक्त खतरे में मत डालें। रात के वक्त भी एकदम अगर पानी आ जाता है तो वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, तो इसलिए प्लीज अपनी जानों को खतरे में मत डालें। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि सबसे ज्यादा मुतासर इलाके आपने कौन से देखे हैं? जी, इस वक्त जो कल रात को हमारा हुआ है, क्योंकि सतलुज में 2023 में भी आया था, हमने इससे ज्यादा जो था वो हमने फ्लड की सिचुएशन देखी थी, वहाँ पे हमने लाखों लोगों को वहाँ पे निकाला भी था, ऊपर से लेकर कसूर से लेकर बहावल नगर तक। लेकिन जो हमारा ये वाला जो कल आया ना, बिकॉज ये दरिया में तो चले, फिर आपकी थोड़ी सी स्पीड ऑफ वाटर कम होती है। जो हमारा इस वक्त जो स्पीड ऑफ
वाटर है वो जब नालाज में आती है, खसूसी तौर पे जिस तरह नाला डेग है, नाला एक है, नाला पलकू है, इसी तरह नाला बीन था उराल के अंदर, तो ये सारे नालों के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड एकदम फ्लो वाटर आता है और वो बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में आता है, जिस तरह हमने पहले आपको याद है चकवाल और जेलम में भी देखा। तो यहाँ पे हमें निकालना फौरन लोगों को जो है वो बड़ा जरूरी होता है। तो वार्निंग की वजह से हमने उनको फिर वहां से इवैक्यूएट किया और ये कल रात भी सारा ऑपरेशन करता रहा। जिला इंतजामिया ने भी वार्निंग्स दी, कुछ लोगों को हमें फोर्सफुली वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा, कुछ लोगों जिन्होंने नहीं माना वो कल रात को फिर हमें उन्होंने इमरजेंसी में कॉल की, उनको जाके हमने बोट के ऊपर निकाला। तो इस वक्त जो सबसे जरूरी चीज है, जो भी दरिया के बेड में या नाला के रास्ते में बैठे हुए वहां से वो लोग निकल जाएं, क्योंकि इस वक्त जो एक अनप्रेसिडेंटेड रेन हुई है, एक और रह गया है जो स्पेल, उसके अंदर मेरी सबसे अपील होगी अपनी जानो माल को खतरे में मत डालें। कुछ अरसे के लिए अगर वहां से चले भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, जान ज्यादा कीमती, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। खुदा ना करे कि ऐसी सूरत हाल बने कि मजीद जो अभी पानी का लेवल है इससे अप हो, अगर इससे ज्यादा होता है तो क्या रेस्क्यू की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं? जी, रेस्क्यू की तमाम तर इंतजामिया मुकम्मल है, प्लस रात को भी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी, सब ने जो मीटिंग की, वज़ीर आला पंजाब ने की हिदायत पर भी, जितने शहरों से भी जितनी थी तजावुज़ात या और उसके बाद यहाँ से भी जितने लोग थे उनको बड़ा वो है क्लियर है कि जी यहाँ से सब लोगों को हम निकालें ताकि यहाँ पे कोई भी ऐसे लोग ना रहें। इरिगेशन ने भी अपना प्लान देख लिए हुए हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई हमारे स्ट्रक्चर्स को कहीं पे भी खतरा होता है, जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसके लिए जहाँ पे भी ब्रीच करने हैं तो ब्रीचिंग के पॉइंट्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है ताकि वहाँ से उनको ब्रीच किया जा सके और कहीं पे भी किसी जो ऐसी इलाके हैं उनको बचाया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर इस्वान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और गुफ्तगू का यूं ही जारी रहेगा। इस पर बात करनी है कि कौन कौन से इलाके मुतासर हैं, उनकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जिस तरह से मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान को मुतासर कर रही हैं और इस वक्त जो हमारे दरिया हैं, जो नदी नाले हैं, वहाँ पर पानी की सतह बुलंद हो गई है, वहाँ पर तूग़यानी है, उस हवाले से हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी। अभी सियालकोट और लाहौर से हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते और जानते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या वहाँ पर। मियाँ तारिक जावेद हमें सियालकोट से ज्वाइन कर रहे हैं और मोहम्मद हारून हमारे नुमाइंदे हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। हारून, मैं आपकी जानिब आती हूँ आगाज़ में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप कहाँ मौजूद हैं, दूसरा ये कि दरिया रावी में जो कोट नैना के मकाम पर हाई फ्लड है, 2.5 लाख क्यूसेक का रेला वहां पहुंच गया है, तो इमरजेंसी सूरत हाल है वहां पर, क्या सिचुएशन इस वक्त लाहौर की आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त दरिया रावी के अंदर जो है सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब होती जा रही है। दरिया रावी के हवाले से कुछ मैं आपको बता दूं कि ये हिमाचल प्रदेश से निकलता है और इस वक्त वहाँ पर जो है सैलाबी सूरत हाल है। तो तकरीबन भारत ने 2 रोज़ कबल जो है इसमें पानी छोड़ना शुरू किया था और अब तकरीबन यहाँ पर 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी इसके अंदर छोड़ा जा चुका है। आज दरिया रावी में शादरा के मुकाम के ऊपर जो पानी की सूरत हाल है वो 75,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है यहाँ से गुजर रहा है। ये अभी हेड और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शाम तक ये डबल हो जाएगा, तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद 1.5 लाख हज़ार क्यूसेक से ज़ायद पानी का जो रेला यहाँ से गुजरेगा, जिससे करीबी आबादियों का खतरा है। तमाम रेस्क्यू 11, 22 और दीगर जो सिविल डिफेंस समेत दीगर इदारे हैं, उन्होंने जो रावी के पार्ट में बैठे हुए लोग थे खाना बदोश और इर्द गिर्द की जो आबादियाँ उनको खाली करवा लिया था, जिसके बायस अब यहाँ पर सूरत हाल कंट्रोल में भी है और लोगों को बार बार ये ऐलानात भी किए जाते हैं कि महफूज मुकाम के ऊपर मुंतकिल हो जाए। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर सायरन भी बजाए जा रहे थे ताकि लोग अवेयर हो सकें कि दरिया रावी में सूरत हाल थोड़ी सी कशीदा होती जा रही है। भारतीय आबी जारियत के नतीजे में सिर्फ रावी नहीं, जो दीगर सूरत हाल है दरियाओं की वो भी ख़राब है। सतलुज में चलाब में भी पानी का जो रेला है वो बहुत ज़्यादा गुजरा और ऊँचे दर्जे का सैलाब है। लाहौर में जो शादरा का मुकाम है यहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब का रेला यहाँ गुजर रहा है, जिसमें 75,000 क्यूसेक है। और जो रेस्क्यू 11, 22 और जो दीगर इदारे उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ये रेला शाम को डबल हो जाएगा और 1.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी यहाँ से गुजरेगा, जिससे शायद पानी की जो सूरत हाल है वो थोड़ी ख़राब भी होगी और पानी की सतह बुलंद भी हो जाएगी। तहम लाहौर के जो गिरदनवा के इलाके हैं फ़िलहाल इसमें अभी तक महफूज भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि करीबी जो बिल्कुल दरिया रावी का जो शादरा का मुकाम है यहाँ पे 12 दरिया और उस पर पानी की जो है शायद दाखिल होने की सूरत हाल बन सकती है। और इस हवाले से वहाँ पर भी रेस्क्यू 11, 22 समेत जो दीगर इदारे हैं उनके अफसरान और एहलकार तैनात भी हैं। यहाँ पर सूरत हाल इन्होंने इस तरह की थी कि बोट्स जो यहाँ पर ला के रख दी थी ताकि अगर यहाँ से लोगों को एवैक्यूएट करना पड़े तो आसानी रहे और उसमें लोगों को निकाला जा सके। इसके अलावा जो जानवर अगर पीछे से कोई बह कर आ जाता है, लाइव स्टॉक का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, उनकी जानिब से अगर कोई जानवर आता है उसको रेस्क्यू भी किया जाएगा, उसकी तिब्बी इमदाद भी दी जाएगी। साथ यहाँ पर दीगर गाड़ियाँ भी रखी गई हैं, रेस्क्यू 11, 22 की जो मोटरसाइकिल्स हैं और जो तिब्बी अमला वो यहाँ मौजूद है कि अगर कोई ऐसा शख्स दरिया में पीछे से बहता आ जाता है या यहाँ पर ही गिर जाता है तो उसको भी बर वक्त
तिब्बी इमदाद दी जा सके। ताहम लाहौर में शादरा के मुकाम के ऊंचे दर्जे का नहीं, दरमियाने दर्जे का सैलाब है और शाम तक जो है इसकी सूरत हाल थोड़ी सी बिगड़ती हुई भी नजर आ रही है। जी हारून, कुछ मनाजिर आप दिखा सकते हैं, क्योंकि मकामी आबादी को इनकला का भी कहा गया था कि वो अपने घरों को छोड़कर चले जाएं, लेकिन जो मकामी आबादी है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर सैलाब देखने भी आई है कि किस कदर पानी मौजूद है दरिया में, तो उसके हवाले से भी बताइएगा। अब बिल्कुल इस तरह है कि 1988 में यहाँ से तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक का पानी गुजरा था और वो एक ऐसा टाइम था जब लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब थोड़ी सी आबादी डेवलप भी हो चुकी है, तो लोगों ने अब यहाँ से जब पानी गुजरा है तो उनके लिए हैरत की बात है कि दरिया रावी जो गंदे नाले की सूरत इख्तियार कर चुका था, यहाँ पर पानी भी गुजरता और दरिया की सूरत हाल है। तो दरिया का पानी देखने के लिए हम सुबह से देख रहे हैं कि लोग इस जगह पर मौजूद है, शादरा के मुकाम पर कुछ लोग जो ऊपर से पुल गुजर रहा है वहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं, लोग अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं। कैमरामैन से कहिएगा कि अगर दिखाएं कि यहाँ पर जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है और दरिया रावी की जो पानी की सूरत हाल है वो भी जरा हमें कैमरा फ्लिप करके दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहता हूं कि वो हमें दिखाए। ये जो पानी की सूरत हाल है बिल्कुल हम शादरा के मुकाम के ऊपर खड़े हुए हैं। पुल यहाँ से रावी का जो पुल है लाहौर का मेन, जो बाकी शहरों से जोड़ता है, जहाँ पे एंट्री एग्जिट भी है। अब ये सूरत हाल है, ये पिलर्स है, इनके नीचे से जो पानी गुजर रहा है और अगर हम इसको थोड़ा सा मूव करें, वो सामने की जानिब आबादी है, लेकिन उसको देख सकते हैं कि फिलहाल वो सेफ भी है, लेकिन रात तक अगर पानी का जो मिकदार है वो बढ़ती है, 1.5 लाख क्यूसेक तक जाती है, तो फिर इस आबादी को थोड़ा सा खतरा होगा। और उसमें यह है कि यहाँ पर जो माल मवेशी हैं उनको थोड़ा सा साइड पर कर दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पर ये सामने बारादरी है, ये जो बारादरी है इस पर पानी की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी कि इसके अंदर दाखिल हो सके, लेकिन इसके पार्ट में भी हमने देखा कि लोग अभी भी बैठे हुए और एक सूरत हाल बनी हुई पिकनिक बनाने की। आज से अगर 5-7 साल पीछे जाते हैं तो यहाँ पर जो कश्तियाँ होती थी, लोग इस दरिया को इन कश्तियों के जरिए पार करके बारादरी में सैर व तफरीह के लिए जाते थे, लेकिन गुज़िश्ता काफ़ी अर्से से ये दरिया सूख चुका हुआ था, तो लोग पैदल गुजरगाह बन चुकी थी, तो वहाँ से लोग इस बारादरी के अंदर जाया करते थे। लेकिन अभी सूरत हाल किसी हद तक बेहतर भी है, लेकिन ओवरऑल शाम तक जो है सूरत हाल थोड़ी ख़राब होने की पेशगोई की गई है और NDMA ने ये कहा भी है कि बारिश होने की सूरत में पानी मजीद बढ़ सकता है। तो जिसे मैंने शुरू में बताया कि हिमाचल प्रदेश से ये दरिया, यहाँ पर लोग पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आना शुरू हो गए हैं कुछ, क्योंकि हमने ये तो देखा था कि सैलाब देखने के लिए लाहौरियों की तादाद एक बड़ी जो है वो पहुंची थी यहाँ पर दरिया रावी के करीब, लेकिन अब ये जो मामला है तो काफ़ी संगीन है। तो इस हवाले से कोई इंतजामिया की जानिब से एक्शन लिया जा रहा है ऐसे लोगों को निकालने के लिए यहाँ से? देखिए, लोगों को जितना भी मना किया जाता है लोग उसी तरफ दोबारा जाते हैं और अब यही सूरत है कि सुबह से यहाँ पर जो मुकामी इंतजामिया वो बार बार कहती है, रेस्क्यू 112 पुलिस के एहलकार यहाँ पर जवान तैनात किए गए हैं कि आप लोग इस तरफ ना आए, पानी की सूरत बिगड़ सकती है। लेकिन लोगों ने जिसे बताया कि एक पिकनिक पॉइंट बना लिया, फैमिलीज के साथ आते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं और चले जाते हैं, उनके लिए एक बड़ी इनहमाक की चीज़ है, क्योंकि तकरीबन 10 से 15 साल के बाद पानी यहाँ पर आया और एक दफ़ा दरिया ने दरियाई सूरत इख्तियार की है, क्योंकि गंदे नाले की सूरत इख्तियार कर चुका था। यहाँ पे बीच बीच में कई जगह पर रेत निकाल ली गई, खड्डे बने हुए थे, तो यहाँ पर लोग आराम से गुजरगाह पैदल गुजरगाहें बनी हुई थी। तो अब जब पानी आ गया तो लोगों के लिए एक बड़ी ही अजीब सी चीज़ है, जो नई नस्ल इस वक्त आई है वो भी देखने के लिए पहुंच रही। आखिर यह दरिया था बूढ़ा रावी जिसको कहा जाता था, आज ये दोबारा जवान है और यहाँ पर पानी एक भरपूर मिकदार के अंदर गुजरता देख रहा है, तो इसलिए लोगों ने इसको पिकनिक पॉइंट की सूरत हाल बनाई था। हम अभी भी यहाँ पर जवान तैनात और बार बार मना भी करते हैं, लोग तस्वीरें खिंचवाते चले जाते हैं और ये सिलसिला सुबह से हम देख रहे हैं कि चल रहा है लोगों के आने जाने का और ये शाम तक इसी तरह तांता बंधा रहेगा। रात में भी हमने देखा कि लोग रात की तारीख में भी देखने आए और दिन में भी मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर मुसलसल ऐलानात किए जा रहे हैं कि इस जगह को खाली कर दिया जाए। हारून, आप हमारे साथ ही रहिएगा, सियालकोट चलते हैं। तारिक, आप बताइएगा कि इस वक्त हम देखते हैं कि सियालकोट में 405 मिलीमीटर की बारिश होती है, गली मोहल्ले डूब जाते हैं, सड़कों पर पानी पानी हो जाता है और उसके बाद जो है एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है। लेकिन इस वक्त आप बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और क्या पानी की निकासी मुमकिन बना दी गई है? जी, अभी तो ये सिलसिला ऐसे चल रहा है, तो पानी का निकासी की वजह से पानी अभी भी खड़ा है सड़कों में पानी वैसे ही खड़ा है। और पानी की जो अगर बात की जाए तो हेडमला की तो वहाँ पे रात को तो 9 लाख का जो क्यूसेक पानी था, अभी भी 7 लाख क्यूसेक पानी चल रहा है यहाँ पे। तो अगर सियालकोट में देखा जाए जी वहाँ खड़ा तारिक से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो रहा है, सिग्नल्स शायद कमज़ोर हैं। दोबारा राब्ता करके जानने की कोशिश करते हैं। अभी हारून की जानिब ही बढ़ते हैं। हारून, आप बताइएगा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं, जो पानी का बहाव आप देख रहे हैं रावी में इस वक्त, क्या वो इतना शदीद है
कि उसमें कश्ती चलना भी या रेस्क्यू करना भी मुमकिन हो पाएगा या नहीं? क्या देख रहे हैं आप, कितना बहाव है? जी बिल्कुल, इससे मैंने बताया कि यहाँ पर शादरा के मुकाम के ऊपर 75,000 क्यूसेक गुजर रहा है। जसर के मुकाम के ऊपर तकरीबन 2 लाख क्यूसेक जो है पानी गुजर रहा है। जसर से पानी ने गुजरते हुए यहाँ पर आना है और यहाँ से फिर गुजरेगा, और इसी वजह से ये बताया जा रहा है NDMA जो है और इसके अलावा जो पंजाब का जो महकमे के दीगर महकमा जात और SQ 1112 है उनके पास जो इतलात मौसूल हो रही है उसके मुताबिक यहाँ पर शाम के औकात में 1.5 लाख क्यूसेक पानी गुजरेगा। ये एक बड़ा रेला होगा। इस वक्त इसका हेड गुजरा और पीछे टेल चलती आ रही है और उम्मीद जो है मुमकिन तौर पर ये की जा रही है कि शायद इसमें बहाव में कमी हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो बारिशें हैं वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है, वो बारिशें अभी थमी नहीं है और पानी एक भरपूर मिकदार में आ रहा है। भारत ने भी अभी जारियत किया अपने डैम फुल करने के बाद, अभी तक स्पिल वेज बंद नहीं किए, जिसके बाद पानी यहाँ से बढ़ता ही जा रहा है और इसकी ही बदौलत यहाँ लाहौर के अंदर जो शादरा का मुकाम है यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ चुका है। जसर के मुकाम पर इससे भी ज़्यादा, और अगर भारत से मजीद पानी आता है तो उसे जसर के मुकाम के ऊपर पानी की मिकदार बढ़ जाएगी और वहाँ पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो आ जाएगा और उससे जो करीबी आबादी है उसको शदीद नुकसान का खतरा भी है। शादरा में अगर यहाँ से 2 लाख सवा 2 लाख क्यूसेक पानी गुजरता है तो फिर जो करीबी आबादी है उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन फिलहाल करीबी आबादी को जो खाली करवा दिया गया है, जितने मवेशी हैं उनको कह दिया गया था इनको बाहर ले जाए। तकरीबन ये 500 मीटर का जो रेडियस है उसको सिक्योर किया गया हुआ है। लोग अभी अपने घरों में मौजूद जरूर हैं, लेकिन अपना जो सामान है उसको थोड़ा सा महफूज कर लिया ताकि अगर पानी की सूरत कुछ खराब हो जाती है आने वाले दिनों में तो फिर वो रेस्क्यू भी कर सके, अपने आप को सिक्योर भी कर सके। लेकिन अभी यहाँ से 75,000 क्यूसेक गुजर रहा है, कोई ऐसी खास सूरत हाल नहीं है। अभी सूरत हाल संगीन नहीं है, आगे अगर 1.5 लाख का रेला रात को गुजरता है तो उससे संगीन हो सकती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून और मियां तारिक जावेद हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि जो करीबी आबादियां दरियाओं की उन्हें खाली कर दिया जाए और तमाशा देखने के लिए भी ऐसी जगहों पर जाकर खड़े मत हो जाए क्योंकि खतरनाक सूरत हाल है, तो अपनी हिफाजत आपने अब खुद ही करनी है। इदारे आपको बार बार कह रहे हैं कि ऐसी जगहों से फौरी तौर पर निकल जाइए। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आपको हिम्मत जाएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सैलाबी सूरत हाल की, तो कुछ सोशल मीडिया पर इस वक्त तस्वीर जारी की गई हैं करतारपुर साहब की, और वहां पर आप देख सकते हैं कि किस कदर वाटर लेवल जो है आहिस्ता आहिस्ता राइज हो रहा है। और मेहराब के इर्द गिर्द भी आप देख सकते हैं कि ये वाटर लेवल इस कदर ऊपर आ चुका है कि इसके कुछ सतून भी उसमें डूब चुके हैं और पूरा जो करतारपुर का इलाका है, पूरी राहदारी है, वो इस वक्त पानी वहां पर मौजूद है। और यहाँ की सूरत हाल इन तस्वीर से आया है कि करतारपुर सारे का सारा जो है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। जी हाँ, इस कदर पानी है जो विजुअल्स में तस्वीर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि पानी की सतह किस हद तक यहाँ पर बुलंद हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि करतारपुर के करीब दरिया रावी का एक हिफाजती बंद जो है वो टूटा और उससे जो सैलाबी रैला है वो इस तरफ आया है। और ये पंजाब के दरियाओं की भी सूरत हाल हमने आपके साथ शेयर की, सियालकोट में भी हालात इसी तरह से, लेकिन ये जो करतारपुर के मनाजिर थे हमने कहा आपके साथ भी हमने इसे शेयर करते हैं। अभी हम जरा आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं खवातीन की मुआशी शमूलियत के हवाले से। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए ये बुनियादी हैसियत रखती है और पाकिस्तान में खवातीन आबादी का तकरीबन निस्फ है, लेकिन उनकी बड़ी तादाद अब भी बाज़ाब्ता मालियाती निज़ाम से बाहर है। अगर खवातीन को डिजिटल माली महारतों में ज़्यादा मौक़े और तरबियत फराहम की जाए तो ना सिर्फ उनके कारोबार तरक्की करेंगे बल्कि जो कौमी मईशत है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। अब तो जदीद दौर है कि जिसमें डिजिटल स्किल्स ज़रूरी हैं ना कि जिन्स। आज के दौर में डिजिटल स्किल्स सीख कर खवातीन मर्दों के शाना बशाना हर फील्ड में खिदमात सरंजाम दे सकती हैं। इसी अहम तरीन इशू पर बात करने के लिए आज एक्सप्रेसो में हमारे साथ मौजूद हैं मुहक्किक माहिर तालीम बिजनेस वुमेन डॉक्टर सुबीका रिजवी। डॉक्टर सुबीका रिजवी, गुज़िश्ता कई बरसों से आपको ये भी बताते चले कि स्कूल और कॉलेज की जो तालिबात हैं उनके साथ साथ नौजवान खवातीन को डिजिटल माली ख्वानदगी की तरबियत फराहम करी और उनके मुताबिक ये तरबियत खवातीन को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करती है। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करें। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? जी 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 अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो बताएं आपको जरूरत की पेश आई कि आप इस जानिब राग़िब होते हैं कि आप खवातीन के लिए ऐसे मौके पेश कर सकें? देखिए, अभी जैसे आपने स्टार्ट ही में कहा कि हमारी जो औरतें हैं वो हमारी आबादी का ऑलमोस्ट 0.5% है। सो जहाँ पर वो आधी फीसद हैं, बट जब हम उनको इकोनॉमिकली देखते हैं तो सिर्फ 22% औरतें हैं जो आपकी इकोनॉमिक वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं कि बिजनेसेस की बात करते हैं तो आबाद में सिर्फ 1%
औरतें हैं जो कि अपने बिजनेसेस रन कर रही हैं, कितना पोटेंशियल है जो अभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ। लिहाजा मुझे जब इसकी तरफ मैं इसीलिए आई कि मैंने ये देखा कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो औरतें हैं, उनमें कितना पोटेंशियल है जिसको हम ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू कितना उनको उजागर कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ एक और बात ये बताऊं कि अगर आप औरतों पर फोकस करेंगे, उनको इकोनॉमिकली इंक्लूसिव यानी उनको माशरती तौर पर आप इनको इंक्लूसिव बनाएंगे तो आपकी जीडीपी 30% बढ़ सकती है। खवातीन आज भी इतनी बैरियर्स का मुकाबला करती हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज भी हम लोग एक पैट्रियार्कल सेटअप में रहते हैं जो कि मेल डोमिनेंट है। आज भी हमारी बच्ची खातून जो है उसके लिए घर से बाहर जाना और औरतों और मर्दों के साथ शाना बशाना काम करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा मैंने इस पर काम किया, थीसिस की, रिसर्च की और पिछले 15 साल से मैं इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से अभी आपने खुद ही जिक्र किया कि ख़वातीन जो मुल्की माशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा कर सकती है, जीडीपी बेहतर हो सकती है। अच्छा, कुछ ख़वातीन खुद ही किसी ना किसी मखमसे का शिकार होकर कुछ नहीं करती, अपनी एजुकेशन भी वेस्ट करती हैं और चार दीवारी से बाहर नहीं निकलती अपनी, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? और जदीद दौर में अगर हम स्मार्टफोन्स की ही बात करें तो वो तो हर एक की दस्तरस में है और उससे तो आप घर बैठे बैठे भी, आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे कारोबार ऑनलाइन भी कर सकती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल दुरुस्त, आपने स्टार्ट ही में ये बात की, उसको हम कहते हैं डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब हमारे इतने हैं कि अब किसी के पास ये बहाना या आप कह लें तो अब है ही नहीं। अब मैं घर बैठे अपने स्मार्टफोन के थ्रू अपना बिजनेस रन कर सकती हूँ। क्लाइंटेल जो है, कस्टमर जो है, वो मेरी पूरी दुनिया में जो है वो फैलता है और मैं उसको हैंडल कर सकती हूँ। मगर उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि औरतों को नॉलेज दी जाए। देखिए, स्मार्टफोन का होना, बैंक अकाउंट का ओपन करना एक बात है, मगर उसको कंट्रोल करना, उसको रन करना दूसरी बात है। आप बिजनेस सिर्फ जब ही रन कर सकती हैं जब आपको बजटिंग, इन्वेस्टिंग जैसी चीजें जो हैं वो पता हो। हमारी औरतें इसलिए पीछे हैं कि उनको स्मार्टफोन से जो काम आते हैं वो सिर्फ मखसूस ही काम है। दूसरी बात जो आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जेंडर रोल। हमारे यहाँ एक स्पेसिफिक किस्म के रोल होते हैं जो बचपन से बच्चियों को बताए जाते हैं कि तुम्हारा सिर्फ घर में, माशियत में यही काम है। जबकि हम जब दुनिया की तरफ देखते हैं तो औरतें जो हैं, जैसे आपने कहा, मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। औरत घर बैठकर भी बहुत कुछ कर सकती है और ये स्मार्टफोन हाथ में होना, डिजिटल प्लेटफॉर्म होना, जैस कैश है आपके पास, इतने सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप घर बैठकर अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर सकती हैं और अपना बिजनेस आराम से रन भी कर सकती हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपको ये लगता है, आपने जेंडर रोल की बात की, क्या ये जेंडर रोल की वजह से ही है कि कुछ उनके हकूक सल्ब होने लगते हैं? ज्यादातर मैं बोलूंगी ऐसा है, मगर इसमें ज्यादातर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो औरत की खुद आती है। देखिए, मैं इस बात की मानती हूं कि एक मर्द को भी जो पालने वाली होती है वो एक खातून ही होती है। एक अच्छे माशरे को तश्कील देने वाली एक औरत ही होती है। इसीलिए मेरा जो टॉपिक है, या मैं जिस बिलीफ करती हूं कि एक औरत को अगर आपने एम्पावर किया, खुद मुख्तार बनाया, तो वो औरत आपके घर को, माशरे को, पूरी की पूरे मुल्क को खुद मुख्तार बना सकती है। लिहाजा ये जो जेंडर स्पेसिफिक रोल है, ये आए कहां से हैं? देखिए, एक माँ ही तो है ना, एक घर का एक हिस्सा है जो कि आप बताते हैं अपने बेटे को, बेटी को कि मर्द का क्या रोल होता है, औरत का क्या रोल है। तो मुझे जहां पर मर्द का रोल है वहां पे औरत का भी बहुत रोल है कि हमें अपने पोटेंशियल को समझना है और हमें ये समझना है, बेटियों को बताना है और बेटों को ज्यादा बताना है कि तुम्हारे साथ जो बहनें हैं, बेटियां हैं, बीवियां हैं, वो तुम्हारी पार्टनर हैं, इकोनॉमिकली भी और माशरती तौर पे भी, सोशली भी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से भी आपने बात की कि बाइख्तियार खवातीन को बनाना, और माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं, जिस तरीके से आप फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ लेकर जा रही हैं खवातीन को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी रिसर्च थी उसमें क्या फाइंडिंग्स थी? सबसे मेजर खवातीन को रोकने में कौन सी ऐसी हर्डल्स थी जिसकी वजह से वो रुक जाती हैं और अपना काम नहीं कर पाती हैं, उनकी तालीम तक रसाई नहीं हो पाती?
मेजर फाइंडिंग जो मेरी हुई, देखिए मैंने 500 के करीब औरतों पे स्टडी की है अपनी थीसिस में, और जो सबसे मेजर जो आपने कही वो बात ये थी कि जो सबसे बड़ी चीज उनको रोकती है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। देखिए बैंक्स में जाना, वहां पे जो लोग स्टाफ बैठे हैं उनसे बात करना हर औरत के लिए आसान नहीं है। अगर बैंक में कोई औरत स्टाफ खातून नहीं होगी तो मेरे लिए बात करना मुश्किल होगी। लोन्स कितने आसानी से मिलते हैं। देखिए आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते जब तक आपको लोन नहीं मिलेगा, उधार मिलना। तीसरी बात यह है कि जब आप बैंक जाते हैं उधार के लिए तो बैंक आपसे मांगता है कोलैटरल, कोई सिक्योरिटी जो आपको बैंक को देनी है। औरत के पास ऐसा कोई एसेट नहीं होता जो वो बैंक को दे सके। तो सबसे मेजर जो मुझे बात पता चली वो ये है कि औरतों का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लिहाजा जो ब्रांचलेस बैंकिंग है वो यहां पर आती है काम। जैसे हमने बात की कि आपके स्मार्टफोन्स के थ्रू बैंक्स को एक्सेस करना, मगर उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी औरतों को ट्रेन किया जाए कि किस तरह से वो ब्रांचलेस बैंकिंग को एक्सेस कर सकती हैं अपने स्मार्टफोन्स के जरिए। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब खासकर कोरोना के बाद से जिस दुनिया में हम दाखिल हुए हैं उसमें ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो बहुत वाफर तादाद में मौजूद हैं, और आप सारे के सारा जो अमल है वो बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी करवा सकते हैं और ऑर्डर्स भी अपने जो हैं वो प्लेस कर सकते हैं उस दौरान। तो आपको ये पता होगा, आपको ये बात पता होगी, सॉरी मैं आपकी बात करती हूं, आपको पता होगा पूरी दुनिया में इस वक्त जितने ब्रांचेस है ना बैंक्स की वो खाली होती हैं, कोई नहीं आता ब्रांचेस में, अब कोई नहीं आता। हर कोई ब्रांचलेस बैंकिंग करता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तो लिहाजा देयर इज अ लॉट ऑफ नीड कि हम अपनी औरतों को खुद मुख्तार बनाएं कि वो घर बैठे हुए, चाहे माएँ हो, बहनें हो, बेटियां हो, वो आसान से ब्रांचलेस बैंकिंग को एक्सेस कर सकें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुबीका रिजवी साहिब हमारे साथ मौजूद थी, एक्सपर्ट ऑन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड विमेन एंटरप्रेन्योरशिप में, और जिस तरीके से वो बात कर रही थी और जो वो काम कर रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है उस तरफ ख़वातीन को राग़िब करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है और वक्त की अहम ज़रूरत है। एक बार फिर से डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं ना जाएगा। वेलकम बैक। जो सैलाबी सूरत हाल है उसका जिक्र हम शो की इब्तिदा से कर रहे हैं, और उसका जिक्र करने के बाद जो अंदेशा पैदा हो जाता है कि सैलाबी सूरत हाल से किस तरह बचना है, जो लोग इन वाटर बेड्स में मुकीम हैं उन्होंने किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है, किस तरह से इनखला करना है, इस पर तो बहुत बात होती है। लेकिन जो आफ्टर मैथ है, जो बाद में होती हैं चीज़ें, जिस तरह से ये जो बीमारियां हैं ये सर उठाने लगती हैं, इस पर बात करना भी ज़रूरी है ताकि वक्त से पहले तदाबीर जो हैं उनको इख्तियार किया जा सके और बचाव किया जा सके, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में डेंगू जैसी जो है जानलेवा बीमारियां भी सर उठाने लगती हैं, और इसके अलावा हैजा, मलेरिया, सांस की बीमारियां भी फैलने लगती हैं। तो इस पर हमने बात करनी है, और बात करने के लिए डॉक्टर रूबिया उस्मान, जनरल फिजिशियन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? थैंक यू फॉर हैविंग मी, आई एम वेरी वेल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से अभी जिक्र कर रहे हैं हम, मानसून है और उसके बाद पानी जब खड़ा हो जाता है मुख्तलिफ जगहों पर, उसके बाद की जो सूरत हाल है, कौन कौन से वबाई अमराज जो है वो फैलने का अंदेशा होता है? थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग अप दिस टॉपिक, क्योंकि पता है मैं एक चीज रियलाइज करती हूँ, मैं ये चीजें बार बार रिपीट पे डिफरेंट चैनल्स पे डिस्कस करती हूँ, लेकिन द फैक्ट इज कि ये जितना हम रिपीट करें उतना कम है। पब्लिक में अवेयरनेस डालना बहुत जरूरी है, बिकॉज द मेन थिंग इज कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर रही है, क्लाइमेट कंट्रोल वाले अपने लेवल पे कर रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट अपने लेवल पे कर रहे हैं, बट हमें इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करना है। सो फॉर योर ओन हेल्थ, फॉर योर ओन मोहल्ला, फॉर योर हाउस होल्ड हेल्थ, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपके इस मौसम में जो है हर किस्म की बीमारी फैल सकती है। इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू डेंगू, और इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू वाटरबोर्न वायरसेस और बैक्टीरियाज लाइक ई कोलाई, इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। पहले तो हमें ये बात हमेशा से पता होती है कि हमें मौसमी सीजनल वेरिएशंस में अक्सर बीमारियों की वबाएं फैलती हैं। सो वी नीड टू लुक आफ्टर आवर ओन हेल्थ। आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जो एल्डरली हैं, जो यंग हैं, जो बेबीज हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जो ज़ईफ लोग हैं जिनको मल्टीपल बीमारियां हैं, उनकी इम्यूनिटी तो लो होती है, लेकिन यंग हेल्दी लोगों को चाहिए कि वो अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें, अपनी जनरल वेलबींग का जरूर ख्याल रखें, ताकि इन चीजों से दिफा कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त अगर हम डेंगू को पस पर्दा डाल के हम देखते हैं कि बाकी बीमारियां जो हैं उनमें कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो फौरी तौर पर पानी खड़े होने की वजह से फैलती हैं और उससे तदारुक करना बहुत ज़रूरी है? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सैलाब आजकल बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, तो ये ब्रिंग अप करना बहुत जरूरी है। आपका जो एक जरासीम है ई कोलाई के नाम से, ये आपकी जो है गट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर
है, आपकी गैस्ट्रोएंटेराइटिस करता है, एज वेल एज आपकी यूटीआई करता है। तो ये मल्टीपल लेवल्स पे आपको इफेक्ट कर सकता है। ई कोलाई जो है वो सरफेसेस पे सर्वाइव कर जाता है। अब रेन वाटर और सैलाब का पानी जो है वो इस सारे ई कोलाई को पानी में घोल के सारे शहर में फैला देता है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम फॉर मोस्ट कॉमन गैस्ट्रो इश्यूज इन लिटरली आवर कम्युनिटी। और सबसे बड़ा रोला ये कि अब दिस पानी इज स्टेइंग एवरीवेयर, तो आपका फ्रूट, आपकी सब्जी, आपकी चीजें, आपकी गाड़ियां, आपके सर्फेसेस, आपकी हर चीज इससे कवर्ड है और कोटेड है। आपका मोटरसाइकिल वाला जो चीजें डिलीवर करने आ रहा है उसके हाथ में भी ये सारे जरासीम है। सो दिस इज अ विशियस साइकिल दैट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। इसमें एक सिंपल मेजर है जिससे बहुत फर्क पड़ता है। आप अपने हाथ धोएं। सो व्हेनेवर यू डीलिंग विद फूड, व्हेनेवर यू डीलिंग विद एनीथिंग, यू टचिंग योर फेस, सो बेसिकली व्हेनेवर यू आर अलाइव, आप अपने हाथ धोएं। आपके हाथों पे सबसे ज्यादा जरासीम पाए जाते हैं। तो एक तो ये बेसिक एक टोटका है, नुस्खा है जो हर बंदा कर सकता है। अपनी सब्जियां, आपके फल, अपना जो खाना जब यू कुकिंग, मेक श्योर खास तौर पे जो रॉ आपने कंज्यूम करना है, मेक श्योर वो फ्रेश वाटर में धोएं। आप ये हरगिज ना समझें कि आपका रेन वाटर या सैलाबी वाटर जो है वो आपके लिए सेफ टू कंज्यूम है। तो ये आप इस चीज की उसमें ना रहे, गलतफहमी में ना रहे। जो आपकी रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस होती हैं वो इस क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तब्दीली आ रही है, वेदर की टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इन सारी सिचुएशंस में जो है हर किस्म की वबाएं फैलती हैं, इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी इश्यूज। तो वो भी इस लिहाज से बढ़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसके साथ साथ स्किन डिजीजेस भी बहुत सारी फैल जाती हैं, खास तौर पर इस जो ये बारिश का, सैलाब का जो पानी है, इससे जब लोग गुजरते हैं या कुछ बच्चों की तो एक्टिविटी बन जाती है बहुत सारी जगहों पर, तो उससे बहुत सारी स्किन डिजीजेस फैलती हैं, उस पर क्या कहेंगी? So you cannot play in this water unfortunately. As nice and as appealing as it looks, और दिल भी करता है क्योंकि आपको हबस वाला गर्मी वाले मौसम से अगर आए हो, बच्चों तो खासतौर पर उनको तो कोई रोक भी नहीं सकता। एक तो अदर देन द फैक्ट कि उसमें इंसेक्ट्स और अदर हार्मफुल एनिमल्स एंड केमिकल्स हो सकते हैं, उसके अलावा जो है आप जो चीजें नोटिस कर रहे हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। बहुत से इलाकों में रैट इन्फेस्टेशन होती है, यानी कि चूहे होते हैं। चूहों की अपनी वबाएं और अपनी बीमारियां होती हैं। अब वो सारा का सारा भी इसी पानी में जो है मिक्स हो रहा है। जो सुवेज वाटर है वो भी इसमें मोस्ट लाइकली मिक्स हो रहा है। सो इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस एट ऑल लेवल। जिस जहां तहकीक की गई है जो फ्लड वाटर्स की, वहां पे ये पाया गया है कि मोर देन 90% बैक्टीरिया फ्रॉम द sewage tanks was found in them. So that is quite a damning evidence if you think about it. The other thing about this मौसम is the humidity. इसमें फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा स्किन की कॉमन होती हैं। So अक्सर लोगों में पसीने वाली इन्फेक्शंस जो बहुत कॉमन पाई जाती हैं वो होती हैं। We see a lot of that in clinic. बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहबा, आजकल आपने डाइजेशन की बात की, तो आजकल कब्ज की भी बहुत शिकायत आ रही हैं। वो किस तरह से पैदा होता है? क्योंकि अमूमन जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि बीमारी नहीं है बल्कि आपके जिस्म में फाइबर की कमी है जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन क्या यही Thank you so much for bringing this up. Because the thing is, we don't talk about fiber, we talk about fruits, we talk about vegetables. हम बाय द वे पे बात करते हैं लेकिन डायरेक्ट फाइबर के बारे में बात नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपके व्यूअर्स को ये नहीं पता होगा कि आपकी डेली फाइबर रिक्वायरमेंट क्या है। सो फॉर अ ग्रोन मैन इट कैन एक्चुअली बी समवेयर नियर 30 grams of fiber, not 25 as most literature says. For females it can be between 20 and 25. So the point being, fiber has to be a very important part of your diet. जो कैंसर की हमें ज्यादा नजर आ रही है, जो प्रोग्नोसिस और बैड कैंसर, यानी कि द कैंसर दैट किल्स, कोलोरेक्टल कैंसर जो है, बावल कैंसर जो है, वो भी लैक ऑफ फाइबर की बहुत से रिसर्च आर्टिकल्स जो ये पॉइंट आउट करते हैं कि लैक ऑफ फाइबर इन डाइट कंट्रीब्यूट्स टू दैट। तो फाइबर शुड नॉट जस्ट बी देयर टू हेल्प यू विद कॉन्स्टिपेशन या टू कीप अ हेल्दी गट, इट शुड आल्सो बी देयर फॉर आपकी जनरल हेल्थ एंड वेलबींग। खवातीन ऑब्सेस्ड होती है विद गुड स्किन, और अक्सर खवातीन कहती हैं कि डॉक्टर साहब कोई एक नुस्खा बताएं कि मेरी स्किन अच्छी हो जाए। So this is one of those things. Fiber is the thing that detoxes your body. It's not juice cleanses and fast. It's things like fiber. ठीक है। इन दी एंड डॉक्टर साहब, क्विकली आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगी, खास तौर पर जो सैलाबी सूरत हाल है उसके अंदर अपने आप को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए? अपने आप को सेफ रखें। अगर आपको ऐसा लगता है ऐसी सिचुएशन है जिसमें अपने पानी में सबमर्ज होना है, तो सूने से आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं अपने आप को दोबारा धोएं, फ्रेश वाटर से वॉश ऑफ करें ताकि सारे जरासीम उतर जाए। अपने कपड़े चेंज करने की कोशिश करें। अगर ऐसी सिचुएशन में कुछ भी नहीं होता, कम से कम अपने हाथ फ्रेश वाटर से धोते रहें। लास्टली, अपने आप को कवर्ड रखें। तो अगर आप शाम के वक्त सनसेट के औकात में अगर बाहर जा रहे हैं तो आप फुल स्लीव्स और शॉर्ट्स ना पहने, ट्राउजर्स पहने, बिकॉज दैट इज व्हेन द मॉस्किटो अटैक्स द मोस्ट फॉर डेंगू एंड थिंग्स। तो इन चीजों की थोड़ी थोड़ी एहतियात करें। बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। डॉक्टर रूबिया उस्मान, सुनी ली क्या तदाबीर आपको इख्तियार करनी है आफ्टर मैथ में जो इस सैलाबी सूरत हाल है, और अपने आप का, अपने प्यारों का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए इन तदाबीर को इख्तियार करके। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक। टैलेंट से मुलाकात करवाते हैं। थाईलैंड में जारी एशियन बॉडी बिल्डिंग फिजिक चैंपियनशिप में पाकिस्तानी तंगसाजों ने मैदान मार लिया है, और 18 से 25 अगस्त तक होने वाली जो चैंपियनशिप है उसमें पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स ने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। जी हाँ, गोल्ड मेडल्स जीतने वालों में मोहम्मद शकील, फिरासत अली, इजाज अहमद फैजान और बिलाल अहमद शामिल हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज में फतह हासिल की है।
इजाज खान की बात करें, मास्टर कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। फिरासत अली ने 75 केजी कैटेगरी में सोने का तमगा जीता है, जबकि फैजान ने 170 सीएम स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी में और बॉडी बिल्डर बिलाल अहमद ने 180 सीएम फिजिक कैटेगरी में सोने का तमगा जीता है। बिलाल अहमद गुज़िश्ता साल मालदीव में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। मजीद पाकिस्तान का परचम सरबुलंद करने वाले चैंपियन बॉडी बिलाल अहमद से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है। आप लोग ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद गोल्ड मेडल के लिए। बताएं, गोल्ड मेडल जीत कर और जब हमने देखा विजुअल्स में पाकिस्तान का परचम आपने थामा हुआ था, आपकी आंखें नम थी, कैसे जज्बात थे उस वक्त आपके? जी खैर मुबारक। मैं तो ये मुबारकी जो है अपने मुल्क को और आप लोगों को पेश करता हूँ कि आप लोग को मुबारक हुए, मेरी नहीं और मैं पूरी मुल्क की जीत है। और मैं बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, मेरे लिए दुनिया का सबसे बेस्ट फीलिंग है कि जब आप अपनी सारी मुल्क की जिम्मेदारी अपनी कंधे पे लेते हो और जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर उस बंदे का मुल्क की झंडा आता है और कंधे पे उसका डालता है, एंथम भी उसी का ही बजता है जिसका गोल्ड आता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये लम्हा जो है 3 दफा फील कर चुका हूँ। मेरे लिए से खूबसूरत लम्हा कोई नहीं होता। और जब आप अपने मुल्क का एंथम आपका बजता है, झंडा आपके कंधों पर होता है, सो इट्स फील सो गुड। और बड़ा प्राउड फील होता है कि यार मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ किया, अपने मुल्क को आज प्राउड फील करवाया। वहाँ पे जो मेरी मेहनत होती है, जो सालों की ख्वारी होती है, वो आप कह ले वो सारी बिलाल, यकीन जाने कि जो आपकी फीलिंग होती है वही हमारी फीलिंग होती है जब हम अपने एथलीट्स को गोल्ड मेडल जीतता हुआ देखते हैं और हमारा कौमी तराना जब वहाँ पर जो है सुनाया जाता है तो सर फख्र से बुलंद हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, आप गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आए। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके करियर में कितना अहम संग मील है और कितनी तैयारी की थी आपने इसकी? मैं तकरीबन 2021 से कॉम्पिटिशंस लड़ रहा हूँ और अब तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं 12 इवेंट्स जीत चुका हूँ, जिसमें से 4 मिस्टर पाकिस्तान के इवेंट्स हैं और जो 3 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स है मेरे पास, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट एंड अभी मिस्टर एशिया का गोल्ड मेडल। सो आप कह ले कि मैं उस टाइम से तैयारी पे हूँ, लेकिन एक कंपटीशन की तैयारी जो होती है एग्जैक्ट, जिसमें फिर हम जो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट अपनी रख लेते, वो तकरीबन 3 महीने ही होती है। सो जब हमारा सिलेक्शन हुआ फिर मैंने 3 महीने की तैयारी की सिलेक्शन समेत और जो इस तारीख के लिए मैंने प्रेप किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने जो कामयाबी अता कर दी। सही। अच्छा बिलाल, बताएं, ट्रेनिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है और क्या पूरा साल आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है या कोई सीजन ऐसा होता है या जो ऑफ सीजन होता है जिसमें आप नहीं कर रहे होते इतनी हार्ड ट्रेनिंग, तो उस दौरान आपकी क्या रूटीन होती है? बाकी दिनों में नॉर्मल रूटीन में जो है जब कोई कंपटीशन नहीं होता 2-3 महीने पहले ही फिर हम लोग जो है थोड़ा सा ऑफ सीजन ले लेते, अपनी बॉडी को रेस्ट देते, तो उस टाइम हमारी ट्रेनिंग सिर्फ दिन में 1 दफा ही होती है। बाकी जब हम लोग ऑन सीजन होते, किसी से हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते, तब जो हम दिन में 3 दफा ट्रेनिंग लाजमी करते, 3 नहीं तो 2 दफा ट्रेनिंग करते, जिसमें से 1 दफा जो है वो हम अपने एब्स को और कार्डियो को ट्रेन करते मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, और सेकेंड टाइम इवनिंग में जो है उसमें जो है फिर हम डबल मसल ट्रेन करते। फिर जो बंदा अगर सिंगल मसल ट्रेन करता हो फिर 2-3 दफा ट्रेनिंग करता है। सो मैं एग्जैक्टली 2 दफा ही ट्रेनिंग करता हूँ और ट्रेनिंग बड़ी टफ होती है हमारी, क्योंकि उसमें से जो इंसान जो है लो एनर्जी होता है काफी, क्योंकि सिर्फ बॉयल एग्स और चिकन खा रहा है तो उसे इतनी खास एनर्जी नहीं आती है। सो ट्रेनिंग बड़ा टफ हो जाता है। इवन कि वो जो 20 केजी वाला डंबल होता है वो तब भी हमारे ऊपर 40 केजी का लगता है। बिल्कुल ऐसा वही मोमेंट होता है कि इंसान अपने आप को पुश करता है और वो उस लम्हों में अपने आप को जितना आप अपने लिमिट्स पुश करोगे और अल्लाह पाक जो फिर उसका सिला भी दे देता है। बिल्कुल। और बिलाल, ये भी बताइएगा कि कोई छुट्टी मिलती है आपको? यहाँ पे हम सुन रहे हैं आप ही से कि या तो 3 मरतबा आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है या छुट्टी वाले दिन 1 मरतबा ट्रेनिंग करती हो, यानी इसका मतलब है कोई छुट्टी नहीं होती? छुट्टी नहीं होती उस तरह, लेकिन बाकी जो हमारा संडे ऑफ रहता है वो वैसे ऑफ रहता है। छुट्टी वैसे अच्छी चीज है, मतलब बीच में अगर एक बंदा कहता है कि मैंने नॉन स्टॉप 7 के 7 दिन वर्कआउट करना है, वो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि मसल को सबसे ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती है। आप जितना उसको रेस्ट करोगे, नींद करोगे, उतना ही आपकी बॉडी जो अच्छी रिस्पॉन्स करती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिलाल, बताएं कि अगली कौन सी चैंपियनशिप है जिसमें आपने पार्टिसिपेट करना है और उसकी अभी आप तैयारी शुरू करेंगे? इंशाल्लाह अभी अगली जो है वो नवंबर में आ रही है वर्ल्ड चैंपियनशिप की। सो वंस अगेन लास्ट टाइम भी मैं उसमें गोल्ड जीता था, एक दफा फिर तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए इंशाल्लाह कि उसमें से जो पाकिस्तान को जो है मैं नाम रोशन कर सकूं। बिल्कुल। बिलाल, इस खेल का कितना रुझान देख रहे हैं आप? कितने लोग जो हैं अब इंटरेस्टेड हैं इसमें आने में और कितने लोग आपसे गाइडेंस मांगते हैं? इस खेल का रुझान अभी इतना ज्यादा हो गया कि बच्चे से बच्चे को भी शौक है ना, हर
घर में शौक है, स्पेशली मुझे लोग जो फॉलो करते हैं ऑलमोस्ट सारे बच्चे ही होते हैं, सो बहुत शौक से देखते और फॉलो करते हैं इस चीज को। सो ये बहुत ट्रेंडिंग पे जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गेम को जो है ना उस तरह जो है सपोर्ट नहीं किया जाता। फॉर इंस्टेंस लाइक मैं मिस्टर ईशा और वर्ल्ड जीतने के बाद भी अगर अपने स्पॉन्सर्स की तलाश में होता हूँ, सो अगर कोई बच्चा जिम ज्वाइन करना चाहता है तो इसका वालिद उसको टेक केयर प्लाना जो फॉर इंस्टेंस मिस्टर एशिया या मिस्टर वर्ल्ड जीतने के बाद भी अपने स्पॉन्सर्स की तलाश में होता है। सो आप बड़े होके भी फर्ज करें बनते भी हो तो मिस्टर एशिया ही बनोगे, मिस्टर वर्ल्ड ही बनोगे, तो मतलब वो खुद इतना सेटल्ड नहीं है। सो उस वजह से जो है इस गेम का जो है लोग डिवेल्यू भी हो रहे हैं, लेकिन और बहुत भी आजकल के जवानों के लिए जिस तरह हमारा खुराक हो गया बिल्कुल ठीक, लेकिन उसके बावजूद हौसले आपके बुलंद है, कोई भी मुश्किल जो है वो आपके आगे नहीं आएगी और आप गोल्ड ले आए। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद, एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड लेकर आने वाले हम टैलेंटेड एथलीट हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। पाकिस्तानी कोहपेमा सरबाज खान और आबिद बेग का जिक्र करें जिन्होंने हिंदुकुश की बुलंद तरीन चोटी तिरचमीर सरकारी सतह पर पहली मरतबा सर कर ली है। हिंदुकुश की बुलंद तरीन चोटी तिरचमीर 7,708 मीटर बुलंद है और तिरचमीर चोटी को इससे कबल 1950 में नॉर्वे के एक कोहपेमा ने भी सर किया था। हुंजा से ताल्लुक रखने वाले कोहपेमा आबिद बेग ने रवां साल ही गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ बुलंद चोटी गैशर बमवन भी सर की। ये चोटी गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में वाक़ है। 8,000 मीटर से ज़ायद बुलंद चोटी को कोहपेमा आबिद बेग ने सर करने का कारनामा जो है ऑक्सीजन और बगैर सपोर्ट के अंजाम दिया था। आबिद बेग इससे पहले ब्रॉड और नागा पर्वत की चोटियां भी सर कर चुके हैं और आइंदा वो मुल्क से बाहर दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों को सरने का इरादा भी रखते हैं। मजीद उन्हीं से ही बात करते हैं। बिल्कुल आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इनवाइट करने के लिए। And I'm good. I'm very well. Thank you very much. You're welcome. सबसे पहले ये बताइएगा कि तिरचमीर को सर करने का इरादा कब से था आपका, और जब आपने चोटी पे सब जिलाली परचम सर बुलंद किया, लहराया, तब आपके क्या जज्बात थे? तिरचमीर मेरा काफी सालों से मेरा प्लान था। लास्ट ईयर भी मैं चला गया था फर्स्ट ऑटम अटेम्प्ट के लिए, बट हमारा एक पार्टनर क्रेविस में चला गया एंड सो वी कुडंट सबमिट लास्ट ईयर। तो इस साल मेरा सेकंड अटेम्प्ट था ये तिरचमीर के ऊपर, जो कि कामयाबी से मुकम्मल हो गया। जस्ट थैंक्स टू द स्ट्रॉन्गर टीम, सरबाज और बाकी जो हमारे बॉयज थे। तो इस साल बहुत अच्छी टीम थी, तो इस साल हमसे सबमिट हो गया। सो इट वाज माय फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट ओवरऑल। और बाकी इसके ऊपर सबमिट करने के बाद इट्स ऑफ कोर्स अ सेंस ऑफ यू नो एन अकम्प्लिशमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही आई मीन सिग्निफिकेंट इन द माउंटेनियरिंग कम्युनिटी पहाड़ है, और बहुत ही मुश्किल पहाड़ है जिसको सर करने के लिए काफ़ी मेहनत और काफ़ी स्किल की ज़रूरत होती है। थैंक गॉड नो वी आर हैप्पी टू बी ऑन द टॉप। सही है। अच्छा आबिद, हर चोटी जो है वो, हर पीक जो है वो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। इस पीक में कौन सा पॉइंट था जो बहुत ख़तरनाक था, जहाँ से शायद आपको लगा कि अब वापस चले जाना चाहिए? Last 1,000 meters, you know, the last 1,000 meter was so annoying, and there was not friendly environment. You know, वो आपको नहीं चाह रहा था पहाड़ के आप उस पर क्लाइंब कंटिन्यू कर ले। It was just trying to push us back. आखिरी 1,000 मीटर जो कि मेरे जिंदगी का एक यादगार क्लाइंब है। मुश्किल यादगार मतलब मुश्किल क्लाइंब होता है आप, and if you're successful in a hard climb, that is यादगार क्लाइंब। तो मैं यही कहूँगा कि आखिरी 1,000 मीटर was too good. मुश्किल तरीन थे। तो इस मुश्किल सफर में सरबाज खान भी आपके साथ थे, कैसा रहा सफर? यादगार था? सरबाज, I mean, of course, he's a giant, you know. इसमें skills है, he's proved himself over the time. सरबाज के साथ होना was, सरबाज मेरे साथ नहीं था, मैं सरबाज के साथ था, you know. Oh yeah, we did it, man. He's a great leader. He's a cool, calm बंदा है, प्यारा इंसान है, और उसके साथ क्लाइंब करते हुए बहुत मजा आता है। सही है। और सर जिक्र करना चाहूँगा, जस्ट टेक अ मिनट, अब्दुल जोशी, जो कि हम पहले नहीं हैं, जोशी पहला है जिसने क्लाइंब किया है। वो क्लाइंब्ड लाइक 10 days ago before us, और उस बंदे we saw he put up some kind of an outclass mountain craft on the Kluar, you know. Kluar एक घाटी को, एक टाइम गली को कहते हैं पहाड़ के ऊपर। भाई ने जो उसने माउंटेन क्राफ्ट वहाँ पर दिखाया था, वी वर इम्प्रेस्ड, यू नो, और उसके काम की वजह से हमारा काम 50% आसान हो गया। अच्छा। सो
रिस्पेक्ट जोशी भाई। ठीक है। अच्छा आबिद, इससे पहले आपने गिलगित बल्तिस्तान में जो बुलंद चोटी है गेशरबम 1 वो सर की थी, ऑक्सीजन के बगैर, वो भी और विदाउट एनी सपोर्ट, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस साल मेरा एक्सपीडिशन 8Ks में यानी 8000 में गेशरबम 1 एंड गेशरबम 2 दो करने का था। गेशरबम 1 आई मीन इट वाज इस साल बल्तोरो में मतलब K2 ब्रॉड पीक, गेशरबम 1 2 गेशरबम 4 ये पहाड़ इस रेंज में है, उसको बल्तोरो बोलते हैं। बल्तोरो वाज सो ड्राई एंड अनप्रेडिक्टेबल दिस ईयर, बहुत तंग किया हमें। मुश्किल से एक पहाड़ हो गया गेशरबम 1, बट वी आल्सो अटेम्प्टेड गेशरबम 2 जिसके हम आधे रास्ते से ऊपर नहीं जा सके, मौसम के हालात और ओवरऑल यू नो द माउंटेन वाज एंग्री। तो इसी गेशरबम 1 हो गया व्हिच वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। लेकिन टीच मी नो गेशरबम 1, नो नंगा पर्वत, दिस वाज बैडएस, यू नो, ये सबसे मुश्किल था। बिल्कुल। तो आबिद आप ये बता रहे हैं ये सबसे मुश्किल थी, इसके अलावा कौन कौन सी चोटियां आपने बताया कि आपने सर की हैं, और ये भी बताइएगा कि जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थी आपने कहा गेशरबम 2 थी और उसमें आधे रास्ते से आपको वापस आना पड़ा, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? मैंने जो कुल चोटियां, बड़ी चोटियां लाइक जिनमें 7-8,000 शामिल हैं, उनमें नंगा पर्वत है, गेशरबम 1 है, ब्रॉड पीक है और अभी तिरचमीर है। गेशरबम 2 इन सेंस इट्स मुश्किल नहीं है। उस दिन, उस रात जिस दिन हमने पुष्प जाना था, हालात मतलब ख़राब थे। किसी दिन पहाड़ स्टेबल होता है, किसी दिन पहाड़ स्टेबल नहीं होता। सो वी हैड अ बैड लक, यू नो, अनलकी नाइट ड्यूरिंग द समिट पुश। बाकी ओवरऑल सबसे मुश्किल नंगा पर्वत और तिरचमीर रहा मेरी लाइफ में। अच्छा, नंगा पर्वत को का ही मैं एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहूंगी। किलर माउंटेन है वो, और बहुत सारे माउंटेनियर्स जो हैं वो जान से चले जाते हैं इस पीक को सर करते हुए, तो आप बताएं कि उसका एक्सपीरियंस तिरचमीर के साथ किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि दोनों ही बहुत ज्यादा टफ है। नंगा पर्वत तो ये था मैम कि मैं सोलो था, आई वाज अलोन, मेरे साथ कोई पार्टनर, कोई टीम या कोई पोर्टर्स नहीं थे। अच्छा। बट तिरचमीर पे मेरे साथ like I had as good people as सरबाज, हसन and other guys from Honza। तो टीम के हिसाब से तो ये पहाड़ मेरे लिए आसान था, बट ओवरऑल इफ आई वाज अलोन लाइक आई वाज अलोन ऑन नंगा पर्वत, आई couldn't have even gone halfway to on this mountain। बिल्कुल बिल्कुल। आबिद ये बताइएगा कि अमूमन कितना अरसा लगता है एक चोटी को सर करने में, और वैसे तो उसकी जो है बुलंदी उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको फिर भी एट एवरेज कितना टाइम लगता है, और अगर आपके साथ कोई हो ना तो क्या आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होता वहाँ? इस पे डिपेंड करता है सर। आई मीन सबसे ज्यादा टाइम लगता है आपको एक्लिमेशन में, मौसम पजीरी कहते हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को उस ऑक्सीजन लेवल के बराबर करते जाना पड़ता है। तो जो आपका सीजन का पहला माउंटेन है, पहला पहाड़, मतलब विंटर्स समर्स में मैं एक पहाड़ क्लाइंब करना चाहता हूँ, सो द फर्स्ट माउंटेन जो है वो 30 कम से कम 30 दिन का, 40 दिन का, 45 दिन का एक्सपीडिशन होता है। जब आप एक दफे एक्लेमेटाइज होते हैं तो देन जस्ट यू नीड टू कीप योरसेल्फ फिट, रिकवर कर ले और क्लाइंब करते रहे। जिस तरह मुझे G1 पे लगे 30 दिन, और क्योंकि G1 पे एक्लेमेटाइज हुआ था तो इसीलिए मैं वापस आके तिरचमीर मैंने एक हफ्ते में कर लिया, 1 वीक। जबरदस्त। अच्छा आबिद, मुल्क से बाहर अब कौन सी चोटी जो सर करने का आप इरादा रखते हैं, क्या गोल्स है आपके, कौन सी चोटी है जिस पर आपकी नजर है? मैं अभी सितंबर में जाना था, मेरा प्लान था, यू नो आई शुड हैव बीन इन नेपाल बाय नाउ, लाइक अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, इसीलिए फिलहाल मैं इधर ही हूँ। तो आई होप कि मुझे मार्च तक प्लान नेपाल में जो I mean people talk about Everest because it's the tallest mountain, but I'm looking for the hardest mountain which is Annapurna। तो मैं अन्नपूर्णा और के साथ प्लस 1 more mountain which is there for me मैं कर लूँगा in spring if I get sponsored। नहीं, इंशाल्लाह आपको स्पॉन्सर भी मिलेगा और आप सर भी करेंगे। आबिद बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और आबिद जैसे हमारे टैलेंट लोग हैं जो ये सब चीज़ें आपको करके ना सिर्फ दिखाते हैं, आपकी उम्मीद भी जगाते हैं कि आप भी कर सकते हैं, रास्ते खोलते हैं। और ऐसे लोगों को अगर सोचना पड़े कि हमें स्पॉन्सर मिलेगा तो हम ये करेंगे, हमें स्पॉन्सर मिलेगा तो हम वो करेंगे, तो ये बड़ी एक बदनसीबी है ना सिर्फ इनकी बल्कि हमारी भी, क्योंकि हमारे ही लोग हैं जो चोटियाँ सर कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों
से लोग आते हैं, वो यहाँ पर आके चोटियां सर करते हैं और अपने मुल्क में जाके नाम बनाते हैं। हमारे जो लोग मौजूद हैं उनको क्यों ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है? बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसी के साथ ही आज के एक्सप्रेसो से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।